बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मोहम्मद अकमल मलिक। आज हम बात करेंगे कि जो पिछले गुज़िश्ता साल में जो है ना गैंग रेप्स के वाक़यात हुए, उसमें जो पुलिस रिपोर्ट हमें मिली है उसके हवाले से कुछ इसमें तादाद में इज़ाफ़ा। अगर इसमें हम देखें थोड़ा-सा तो गुज़िश्ता साल लॉ एंड जस्टिस कमीशन की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें हमने ये देखा था कि पंजाब में जो है ना ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हुए हैं उनमें 100% इज़ाफ़ा हुआ है। वो रिपोर्ट भी हम आपसे स्क्रीन पर शेयर करेंगे और साथ-साथ हम ये जो अदाद-ओ-शुमार है जो ज़िला जंग के हवाले से हमें मौसूल हुए हैं, इसमें हम देखते हैं कि गैंग रेप के केसेज़ में कुछ इज़ाफ़ा हुआ है। 2023 में 37 केसेस थे लेकिन मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन 2024 में अगर हम देखते हैं तो 51 मुकदमा दर्ज हुए। इसी तरह जो है ना ज़ना के हवाले से भी कुछ मुकदमात जो हैं वो भी उनमें इज़ाफ़ा हुआ। पिछले साल 115 केसेस थे लेकिन इस साल 126 मुकदमात जो है ना वो दर्ज हुए। अगवा के हवाले से भी हम देखें तो उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन 111 थे, 105, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद है, 100 से ज़्यादा जो है मुकदमात का इंदराज हुआ। इसी तरह हम 365 बी के हवाले से देखते हैं, इसके आगे हम वज़ाहत भी करेंगे कि इसमें भी 139 वाक़यात हुए जो मुकदमात दर्ज हुए। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सफ़ियान अली शाह साहब। सैयद सफ़ियान अली शाह साहब क्रिमिनल के बहुत मायानाज़ वकील हैं, जंग में इनकी प्रैक्टिस के हवाले से बहुत अच्छी जा रही है। तो इस हवाले से अब आज इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो मुकदमात होते हैं इसमें जब हमने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट देखते हैं पिछले साल जो आई थी, अभी नए साल की उन्होंने जारी नहीं की है, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे मुकदमात में ना जो सज़ा की रेशो है बहुत कम है, तकरीबन 6% के करीब जो है ना वो ऐसे केस हैं जिनमें सज़ा होती है और बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनमें लोग बरी हो जाते हैं। और फिर ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पे लोग जो है ना वो सुलह कर लेते हैं। तो ये ऐसे तमाम वाक़यात जो हो रहे होते हैं इसकी वजूहात क्या हैं? शाह साहब क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। अच्छा शाह साहब, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनमें बहुत कम सज़ाएँ होती हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात या एलिमेंट्स होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इसकी क्या वजह है? क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से सज़ाएँ भी कम होती हैं? और इसकी दूसरी वजह ये है कि क्या इतना मुश्किल और पेचीदा है कि आम आदमी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता? थोड़ा-सा हमें इसमें ये भी बताइएगा कि इसमें प्रोसिक्यूशन का अमल कहाँ पे खड़ा है? किस तरह आप उसको देखते हैं? मलिक साहब, असल में हमारा जो ये सिस्टम है ये बहुत ओल्ड है, तो इसमें कोई अमेंडमेंट्स जो हैं इस हवाले से नहीं की गई। दूसरा, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो हमारा जो मौजूदा कानून है इसमें बहुत अहमियत की हामिल है। एफआईआर के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है, या दो ही सूरतें होती हैं, दरख्वास्त पे एफआईआर होती है या बयान पे। तो वो एप्लीकेशन जो दी जाती है वो अक्सर लोग उसको बहुत लाइट लेते हैं और यहाँ अर्ज नवीस से किसी ले मैन से वो एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं। उसमें जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको मद्देनजर नहीं रखा जाता। तो एक तो सबसे बड़ा जो है लैकुना वो एफआईआर में ही आ जाता है कि आप उसको प्रॉपर जो है कानूनी लिहाज से उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं की जाती। एक तो बड़ी वजह यह है कि जब इस तरह की एफआईआर होगी तो वो आगे सरवाइव नहीं कर सकेगी, उस पे कन्विक्शन के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हो जाएंगे। हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि बस अब हमारा केस जो है वो रजिस्टर्ड हो गया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो पुलिस गया। ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उस पे पुलिस जो है वो भी अपने अखबारों में बयान दे रही होती है कि हमने फलां मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जो विक्टिम है या उसके लवाहिकीन होते हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारा मुलजिम गिरफ्तार हो गया। लेकिन बात गिरफ्तारी की नहीं होती। अच्छा, असल केस उसके बाद शुरू होता है। गिरफ्तारी के बाद सारा इशू जो है वो प्रोसेस के बाद शुरू होगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसी है, जो तफ्तीशी ऑफिसर है, उसका काम ये है कि वो प्रॉपर जो है उस लॉ नोइंग हो। रिक्वायरमेंट तो है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो सारा जो है लॉ लिंक क्राइम्स वो उससे अवेयर होगा और उसके मुताबिक उसे चाहिए होता है कि वो एविडेंस कलेक्ट करे। जी। अब एविडेंस जो है उसमें सबसे पहले जो क्राइम सीन होता है वो सबसे अहमियत रखता है कि अब रेप केस है तो जिस जगह वो वकूआ हुआ है वो बहुत मैटर करता है कि वहां आप फौरन वकूए के बाद जाएं और वहां जो भी आपको
हालात वाकयात नजर आते हैं उसे माइन्यूटली देखें सही कि जिस जगह वकूआ हुआ है क्या वो ऐसी जगह है कि यहाँ वकूआ ऐसा हो सकता है। सही वहां से सारी जो केस है ऑलमोस्ट फर्स्ट डे से जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जाए वकूआ जो है वो बता देता है कि ये केस जो है ये रेप का है या ये जना बिल रजा है। जना बिल रजा। अब मिसाल के तौर पर अगर इस थोड़ी सी आपकी बात इसमें आप आगे कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ये बता दीजिएगा कि वो एविडेंस कितनी, यानी कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है अगर मेडिकल वो उस वक्त तक वो जाया नहीं होती, मतलब ये भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है ना, इसमें जाए वकूआ पे लोग ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, मकामी पुलिस होती है, ये जब 15 पे कॉल वगैरह होती है तो वो जाते हैं, उसे लाइटली लेते हैं। सही। पार्टीज को कहेंगे कि आप आ जाए थाने एप्लीकेशन दे दें। सही। क्योंकि उन्हें इस बारे पता नहीं है कि जाए वकूआ जो है वो कितनी अहमियत रखता है। तो वो एप्लीकेशन देंगे, फिर 5, 7, 10 दिन वो डिले करेंगे, उसके बाद FIR होगी। तो उसके बाद जब 5, 7 दिन के बाद FIR होनी है तो वो जो एविडेंस आपने कलेक्ट करनी है उसका टाइम गुजर जाना है। यानी कि वो उसके लिए चाहिए कि वो जिस टाइम वकूआ हुआ है आपको इतला मिला, फौरन जाए वकूआ पे जाएं। इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे पूछें। जी जी। जाए वकूआ पे जो चीजें नजर आ रही हैं उनको माइन्यूटली देखें। फुट ये फिंगरप्रिंट्स जी जी जो भी हैं उन्हें सिक्योर करें। सही। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई रेप का केस है तो फौरन जो है उसका मेडिकल करवाएं। ठीक है। उस विक्टिम का फौरन मेडिकल करवाएं विदाउट एनी डिले। अब इसमें और भी मामलात हैं, एक तो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं की जाती और दूसरा बाद में ये जो किसी गरीब आदमी के साथ अगर कोई वकूबा हो जाए, जेन्युइन ही क्यों ना हो, तो आगे एक्सपेंडिचर इन्होंने इतने कर दिए हुए हैं, उन्हें मैं एक्सपेंडिचर ही कहूंगा, रिश्वत नहीं कह रहा, फिर भी थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूं। तो वो अब लेबोरेटरी हमने जाना है जी, आप पैसे दें, हालांकि ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे ये भी बड़ी आपकी बात की यहाँ पे कि यहाँ पे जो तफ्तीशी फंड होता है उसका भी मेरे ख्याल में प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होता, उसमें बहुत सारा खलाज है, मतलब ये भी एक सूरत जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहबान हैं वो कहते हैं जी ये जो भी अखराजात हैं ये हमने अपने जेब से करने होते हैं, वो इसे रिश्वत में लाते ही नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ये एक्सपेंडिचर्स हैं कि अब लाहौर हमने जाना है, उसका DNA करवाना है, स्पेसिमेन जो है वो लेके जाने हैं। तो ये सारे अब वो ये देखते हैं कि जब कोई पार्टी गरीब हो तो वो वहीं से उसको छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हमें कुछ भी नहीं देगा। लेकिन कानूनी तौर पे तो आप बता रहे हैं कि क्या इसके वाकई कानूनी तौर पे अखराजात हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं इन केसेस के हवाले से? बिल्कुल दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। लेकिन वो आमतौर पे हम देखते हैं कि जो तफ्तीशी अफसर जो भी होता है वो उसी साइल से जो है ना वो ले रहा होता है। असल में मैटर यह है कि वो तफ्तीशी को भी नहीं मिलते। अच्छा, तफ्तीशी को भी नहीं मिलते। अच्छा, अफसरान बाला ही वो उनके इख्तियार में होता है कि वो किस इख्तियार में होता है। अच्छा, देते हैं या नहीं देते। अभी जिस तरह आपने बताया कि एक गरीब आदमी के साथ वकूआ हो जाए, हम ये देखते हैं कि हम जस्टिस अपना जब सिस्टम देखते हैं, जस्टिस सिस्टम देखते हैं, जब ये आपने बताया कि उसमें तफ्तीशी मराइल में शुरू में खला पैदा हो जाते हैं, उनमें बहुत सारे खला हैं। जहां तक हम बात करते हैं अगर हम जस्टिस सिस्टम की तरफ आए तो वो भी इतना लेंथी आप क्या समझते हैं कि है? क्योंकि बुकला की इसमें देखते हैं कि बुकला की फीसें भी बड़ी बेताशा होती हैं, फिर जस्टिस एक प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस भी इतना लेंथी हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहत है, क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? अगर बेहतरी क्यों नहीं लाई जा रही, उसकी वजूहत क्या है? बेहतरी लाई जा सकती है। असल में हमारा जो माशरा है, हम अभी मेरे ख्याल में 50 साल पीछे हैं। सही। हमारे ये जो MNA बनते हैं, MPS बनते हैं, इनका असल काम ये गली नालियां सोलंग सड़कें ये नहीं है। हाँ, ये इनको इस काम पे लगा दिया। इनका यही काम है कि ये कानून बनाए। तो हम लोग जो हैं हमने कभी उनसे ये तवक्को ही नहीं की, कभी किसी MNA से कभी कहा ही नहीं कि आपने ये 5 साल आप रहे हैं तो आपने वहां बैठ के जो आपका असल काम है लेजिस्लेचर कानून बनाना, वो आपने उसके लिए क्या एफर्ट की है? अच्छा, जिस तरह ये दफात हैं 376 है, 365B है या 365 है, इसके अलावा जो दीगर दफात है, क्या आप उनसे मुत्तफिक हैं कि इनमें जो दी गई सजाएं हैं वो मुनासिब हैं? जी, ये सजाएं सफिशिएंट हैं। अब 376 में डेथ सेंटेंस भी है, लाइफ भी है, केस टू केस वेरी करता है। अगर कोई माइनर है विक्टिम, उसमें सजा ज्यादा है,
मेजर है तो उसकी सजा थोड़ी कम है। तो सजा जो है ना वो सफिशिएंट है, बस मैटर ये है कि एविडेंस कलेक्ट नहीं की जाती और केसेस जो हैं वो कोर्ट से बड़ी आसानी से बड़ी आसानी से भरी जाते हैं। यानी कि आप इसको ये समझते हैं कि जहां तक जिस तरह पे कानून साहब ने शहादत की बात की, यानी कि एविडेंस की बात की, तो आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पे ये खिलाफ वहीं से तफ्तीशी अफसर के पास से ही शुरू हो जाता है, इब्तदा से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से केस में बहुत सारी अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ 99% इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। अब मेडिकल रिपोर्ट है, एमएलसी है एक विक्टिम का, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे पढ़ ही नहीं सकता, वो तफ्तीश क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन क्या करे। तो इस तरह जो कवानीन बनाया गया, इस तरह हमने पिछले साल कुछ साल पहले हमने देखा कि ज़ैनब केस एक बड़ा वो केस हुआ, लेकिन ठीक है वो जरा डिफरेंट एक केस था। तो अब मुख्तलिफ कवानीन भी उस हवाले से बनाए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो कवानीन फिजिबल जरूर हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला है? कानून जो भी है ना जी, हमारा ये कानून शहादत ऑर्डर है, ये पीआरसी में जो सीआरपीसी जो है वो उसमें एक प्रोसीजर बनाया गया है, बताया गया। तो कानून मौजूद है। हमारी ये जो मेन है प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यहाँ से ये मामला खराब होते हैं। यानी कानून ठीक बने हुए हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला है। इम्प्लीमेंटेशन में आप ये कहते हैं कि उनके जो इतलाक जो है वो उस हवाले से नहीं किया जा रही है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता जो कानून में दिया गया। क्या ऐसी है? दुरुस्त है? बिल्कुल इसी तरह है। इसी तरह अब मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब आते हैं ना अदालतों में, तो ये इसी बात पे खुश होते हैं और मुद्दई भी इसी बात पे खुश होते हैं कि जी उसने गुनहगार कर दिया। अब गुनहगार करना उसका अख्तियार ही नहीं है, उसका अख्तियार है एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस कि इसके खिलाफ ये मवाद मिला है और हम इसको अदालत के रहम करम पे छोड़ रहे हैं। आगे फैसला गुनहगार या बेगुनाह अदालत ने करना है, अदालत ने करना है। अच्छा, इसमें दो चीजें शाह जी मुझे ये भी बताइए कि हम देखते हैं कि लोअर कोर्ट से अमूमन सजाएं हो जाती है, लेकिन जब ये हाई कोर्ट में केसेस जाते हैं वहां पे अक्सर जो है ना ये केसेस बरी हो जाते हैं। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे भी कोई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जजिस की यानी कि या तरबियत का या इस हवाले से कोई फुकदान है कहीं भी, क्या इसको भी आप इसी तरह देखते हैं? क्या इसमें आप क्या कहेंगे? वही जो मैंने बेसिक इसकी बताई ना जी, एविडेंस। यहाँ सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में मोस्टली जज साहबान देखते हैं कि केस बेशक वीक है लेकिन चलो कुछ दिन ये जेल रह लेगा, साल 2 साल, तो जो है मुद्दई पार्टी है उनकी कुछ दाद रसी हो जाएगी। अच्छा, तो केस शुरू से ही क्योंकि ये वीक होते हैं इसलिए हाई कोर्ट जो सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, एक और एलिमेंट भी हमने देखा, इसमें भी आप हमें जरूर बताइएगा कि जिस हम जस्टिस की पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग इसमें सुलह कर लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि वो इस जस्टिस सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाते, उसकी वजह से सुलह करते हैं, या उसके कुछ और अवामिल भी होते हैं? जो लोग सुलह करते हैं इसमें 2 अवामिल हैं जी। एक के उनके केसेस जो होते हैं वो जेली बनाते हैं, पैसे के लिए बनाते हैं। अच्छा, ये एलिमेंट भी शामिल है। हाँ, जिस तरह आजकल एक ये ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो छोटे बच्चे हैं 5 साल का, 6 साल का, तो इनके वो एफआईआर वगैरह दर्ज करवा देते हैं, उसके बाद जो है आगे पैसे लेकर सुलह कर लेते हैं। क्योंकि वो ट्रेंड बन चुका है कि छोटे बच्चे अगर आप किसी पे एलिगेशन लगाएंगे ना तो फौरन आपकी एफआईआर हो जाएगी, एक सिंपैथी होगी। सही। यानी कि ब्लैक मनी का एलिमेंट भी इसमें शामिल है, एक ये है। और दूसरा जो है वो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो गरीब आदमी इसमें इतना आगे नहीं जा सकता, तो वो हालात से को देख के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लेकर आगे तक सारे एक्सपेंडिचर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से वो फिर सुलह, वो बेहतर समझता है कि मैं कुछ सुलह ही कर लूं। तो आप क्या बेहतरी के लिए आप क्या तजावीज देना चाहेंगे? मतलब यकीनी तौर पे आपको एक बड़ा अरसा हो गया, आपका क्रिमिनल में जो है काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो आप क्या समझते हैं कि इसको बेहतर करने के लिए हमें कहाँ क्या करना होगा? उसमें ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए। जिस तरह पहले ट्रेनिंग इनको दी जाती है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जी 1-2 दिन की ट्रेनिंग का 4 दिन की काम नहीं है। कानून से आगाही होनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर जो है कानून से आगाही देनी चाहिए। और एक जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसको चाहिए कि वो एंगेज करें और वो उन्हें बाकायदा जो है जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो उन्हें गाइड करे। तो उसके बाद
इसमें बेहतरी आती हुई आपको बेहतरीन नजर नजर आएगी आएगी इंशाल्लाह। शाह जी आपसे दोबारा भी इस हवाले से हम बात करते रहेंगे और मुख्तलिफ जो जराइम हो रहे हैं उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि इसमें बेहतरी इसी तरह लाई जा सकती है जिस तरह भी शाह साहब ने बताया कि तमाम जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको भी जो है ना कानूनी हवाले से बेहतर किया जाए ताकि उनकी कानूनी तरबियत भी हो। और ख़ास तौर पर जो दूसरा एलिमेंट शाह ने वो बड़ा खौफनाक है, उन्होंने कहा कि बाद लोग इसको ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से माशरे में भी आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक अगर इसमें एक कोई वाक़यात हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर जब वो ब्लैकमेलिंग का एक मवाद सामने आता है तो एक जो बेचारे वाकई वाकई जो लोग जो है ना उससे जिनसे मुतासर हुए होते हैं तो उनको भी इसका नुकसान होता है। और जस्टिस सिस्टम को भी बेहतर करने की जरूरत है, उसके लिए भी यकीनी तौर पे जो लेजिस्लेटर हैं, जो कानून साज हमारे इदारे हैं, उन पर भी काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसमें तमाम जो हमारे इदारे हैं और हमारा माशरा है उसको मिलकर काम करने की जरूरत है। अकमल बल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा किसी अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सर इंशाल्लाह ताला जनाब की आपसे दोबारा मोहब्बत। इस पर जरूर बात होगी। आपने बड़ी तरतीब से मतलब जो है ना एक चीजों को जो है ना हमें बताया है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।